हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे सीज़र क्या होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तान आना, ठीक है। अपने गांव मतलब जैसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि पर इसको तान आ गए, ठीक है। तो सीज़र क्या होता है, उसके डेफिनेशन देखेंगे, सीज़र के कितने टाइप है वो देखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोजेस किस कारण से हमें सीज़र देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे साइनम सिम्टम, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे साइनम सिम्टम है जो सीज़र के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। देन उसके बाद में देखेंगे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीज़र क्या है, एक अबनॉर्मल है। क्या सीज़र क्या है, एक अबनॉर्मल और सडन एक्सेसिव, इसमें क्या होता है, अबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन दैट कॉल इज अ सीज़र। सीज़र क्या होता है, ठीक है, सीज़र क्या होता है, एक अबनॉर्मल और सडन होता है। क्या होता है, अबनॉर्मल होता है, सडन होता है और एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लग जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। कहाँ से, ब्रेन में, तो उसे हम सीज़र बोलते हैं। जैसे ये एक नॉर्मल मान सकते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम में मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ आपको कि ये क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेन, ठीक है, एक नॉर्मल ब्रेन। तो उससे इम्पल्स जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे इम्पल्स निकल रहे हैं, इसी ये क्या हो रहा है, इम्पल्स निकल रहा है। पर एकदम से ये तो नॉर्मल स्टेज हो गई, पर क्या होगा एकदम से, अगर ऐसे ये नॉर्मल कंडीशन और ये ही वापस ब्रेन लेते हैं अबनॉर्मल कंडीशन, सॉरी ब्रेन होता है ये, ठीक है। और अगर हमें सीज़र, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीज़र एक्टिविटी हो रही है, तो एकदम से सडन और एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लग जाएगा। क्योंकि देख, पहले तो नॉर्मल डिस्चार्ज होगा, सीज़र की एक्टिविटी की कंडीशन में क्या होगा, अबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लग जाएगा न्यूरॉन्स का, जो भी न्यूरॉन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वहाँ से क्या होने लग जाएगा, एक तरह से ब्रेन से एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लग जाएगा, उसको हम बोलेंगे सीज़र, ठीक है। फिर आता है सीज़र इज ए abnormal सडन एंड अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन दैट में रिजल्ट ऑफ द अल्ट्रेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मोटर एंड सेंसरी एबिलिटी में अल्ट्रेशन आने लग जाता है, उसको हम सीज़र बोलते हैं। सीज़र क्या होता है कि सीज़र क्या, किस कंडीशन को हम सीज़र बोलेंगे, ठीक है। तो सीज़र क्या होगा, अबनॉर्मल होगा, सडन होगा और अनकंट्रोल डिस्चार्ज होने लग जाएगा। किसका होगा, ब्रेन में न्यूरॉन्स का होने लग जाएगा। क्योंकि न्यूरॉन्स का नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, वो क्या, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लग जाएगा न्यूरॉन का, तो जो नॉर्मल वर्क करें वो उसका क्या होने लगेगा, अल्ट्रेशन होने लग जाएगा। तो किस किस चीज़ में अल्ट्रेशन देखने को मिले, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट क्या होने लग जाएगा, हृदय उसका कॉन्शियसनेस लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। और उसकी जो मोटर जो और सेंसरी एबिलिटी थी उस न्यूरॉन को करने की, वो क्या होने लग जाएगी, अल्ट्रेशन आने लग जाएगी, उसको हम बोलेंगे सीज़र। आया समझ में, दो डेफिनेशन देखी हमने कि जिसमें क्या होता है, सडन होगा और अबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का विद इन द ब्रेन, उसे हम सीज़र बोलेंगे। हम देखते हैं एपिलेप्सी, सीज़र और एपिलेप्सी में ज़्यादा अंतर नहीं होता। सीज़र तो क्या होगा, सडन अबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ द ब्रेन, और अगर सीज़र एक से या एक से ज़्यादा बार आता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है। एक बार आए उसको तो हम सीज़र बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा बार आता है सीज़र तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिलेप्सी बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द पर्सन इज अ रिकरेंट एपिसोड ऑफ कोज्ड बाय द क्रोनिक कंडीशन, अंडरलाइन कंडीशन। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पर्सन को रिकरेंट बार बार जो क्या होता है, एक एपिसोड आते हैं सीज़र के, क्रोनिक होते, तो उसे हम बोलेंगे एपिलेप्सी, ठीक है। और एपिलेप्सी के, इट इज़ डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय क्रोनिक सीज़र एक्टिविटी कॉल्ड एपिलेप्सी। मतलब वही मीन हो गया कि क्या होगा, ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसका क्या करेक्टरिस्टिक है कि भाई इसमें क्या होगा, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक क्या होंगे, सीज़र आएंगे, उसे हम बोलेंगे एपिलेप्सी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ईटियोलॉजी या फिर कोजेस। तो एडल्ट में कोजेस देखते हैं, हेड इंजरी, अगर सीवियर हेड इंजरी होगी तो उस कंडीशन में सीज़र आ सकते हैं। RTA मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर स्पोर्ट्स एक्सीडेंट की वजह से भी अगर नर्वस सिस्टम में कोई भी डैमेज हुआ है तो उससे सीज़र देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हमें इन्फेक्शन, कोई भी पेशेंट में अगर इन्फेक्शन है तो उसमें हो सकता है कि सीज़र एक्टिविटी देखने को मिले, ठीक है। इन्फेक्शन में क्या आ सकता है, हाइड्रोसिफिलिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजेस जो लेयर होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसमें सीज़र एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फिर आता है ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी भी तरह का जो मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया फिर बेनिग्न, अगर उसमें ट्यूमर देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से भी सीज़र एक्टिविटी देखने को। फिर आ गया डेमेंशिया,
डेमेंशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। जेनेटिक फैक्टर, बहुत से ऐसे जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, सीजर एक्टिविटी को कोज करते हैं, ठीक है। फिर हाइपरपायरेक्सिया, अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बहुत हाई फीवर देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन, जैसे 105 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर देखने को मिलेगा हमें, तो उस कंडीशन में पेशेंट को सीजर आ सकते हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से सीजर एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी हो गया किसी चीज़ की तो उससे देखने को मिल सकती है। या फिर कोई सर्कुलेटरी, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, हेमरेज हो गया, या फिर एनोरिज्म हो गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, सीजर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है, होश आने के चांसेस। फिर आता है चाइल्ड में, चाइल्ड में भी ये सब चीज़ें अपने एडल्ट में देखी, तो अब चाइल्ड में क्या होगा, बर्थ इंजरी या फिर कंजेनाइटल, किसी कोई भी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी हुई तो उसमें सीजर एक्टिविटी देखने को मिली है। फिर बर्थ इंजरी में क्या होता है, ड्यूरिंग द डिलीवरी, अगर कोई फोर्सेप डिलीवरी होगी या फिर, तो उस कंडीशन में अगर किसी बेबी को कोई इंजरी होगी तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसको सीजर आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सीजर के टाइप्स कि कितने टाइप के सीजर होता है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप का सीजर होता है। फर्स्ट क्या आता है, जनरलाइज सीजर, एंड सेकंड आता है लोकल या फिर फोकल या फिर पार्शियल सीजर, ठीक है। जनरलाइज सीजर का अदर नेम है नॉन लोकल और सेकेंड आता है लोकल, ठीक है। तो इसको हम अब पढ़ेंगे। जनरलाइज सीजर में 4 टाइप के सीजर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है टोनिक क्लोनिक सीजर, अपसन सीजर, मायोक्रोनिक सीजर और एटोनिक सीजर, ठीक है। और नॉन फोकल में क्या होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एक एक देखेंगे हम। जनरलाइज सीजर देखते हैं सबसे पहले। तो जनरलाइज सीजर अकर व्हेन देयर इज अ वाइड स्प्रेड ऑफ सीजर एक्टिविटी इन द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, मतलब पूरे ब्रेन में अगर राइट और लेफ्ट दोनों साइड में अगर जो सीजर एक्टिविटी देखने को मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे जनरलाइज, ठीक है। जनरलाइज का मीन्स ही यही होता है कि जनरल पूरे जो ब्रेन में क्या होता है, ठीक है, ऐसे क्या होता है पूरे ब्रेन में, जैसे यहाँ हो गया फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल हो गया, ठीक है, फिर देन ऑक्सीपिटल ये हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल, तो इसमें पूरे सीजर में क्या होने लग जाए, ये राइट और इधर राइट और लेफ्ट में क्या देखने को मिलेगा, सीजर एक्टिविटी, मतलब पूरे ब्रेन में देखने को मिलेगी। फिर फर्स्ट इसमें 1 बाय 1 एक देखेंगे। तो फर्स्ट आता है टोनिक क्लोनिक सीजर, उसका अदर नेम है ग्रैंड माल सीजर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एम्स के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अदर नेम पूछ लेते हैं कभी कभी। तो क्या होता है, जैसे ग्रैंड माल सीजर दे दिया तो उसका अदर नेम दे देंगे, फिर टोनिक क्लोनिक सीजर दे दिया तो उसका ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं उसको, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऑल्सो नोन एज ग्रैंड माल सीजर और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जनरलाइज, क्या होता है, पार्ट ऑफ द जनरलाइज सीजर और नॉन फोकल सीजर का पार्ट है, ठीक है, अभी देखा था हमने। और इसमें 3 स्टेप देखने को मिलती है। फर्स्ट आती है ओरा, सेकंड टोनिंग एंड थर्ड आती है क्रोनिंग। ओरा में क्या होता है, ओरा इज अ सिग्नल ऑफ अपकमिंग सीजर लाइक द इरिटेबिलिटी, रेस्टनेस, हेलुसिनेशन एंड अल्टर्ड वॉइस। ओरा कौन सी कंडीशन होती है, जैसे सीजर नहीं, मतलब सीजर आ रहा है, ठीक है, आने से 5 मिनट पहले या फिर ऐसे हमें फील होने लग जाता है कि भाई मतलब जिस पेशेंट में सीजर आने वाला है उसमें थोड़ा क्या उन्हें सिग्नल देने लग जाता है कि जैसे क्या क्या सिग्नल मिलने लग जाएंगे, इरिटेबिलिटी, पेशेंट क्या होने लग जाए, इरिटेबल होने लग जाए, बहुत चीता होना, रेस्टलेस, उस पेशेंट को बिल्कुल रेस्टलेस फील होगा, ठीक है। हेलुसिनेशन, उसको क्या हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन में हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। फिर उसकी वो बोलना चाहे पर उसकी क्या होना, जो वॉइस होने लग जाएगी वो अल्टर होने लग जाएगी, ठीक है। फिर आता है सेकंड स्टेज टोनिक फेज। टोनिक फेज में क्या होता है, उसकी रिजिडिटी ऑफ मसल्स ऑफ आर्म एंड लेग्स इंक्रीज होने लग जाती है और डिक्रीज द एलओसी, मतलब क्या होना, उसकी मसल जो भी आर्म्स और लेग की मसल एकदम से उसमें क्या होने लग जाएगी, रिजिडिटी देखने को मिलेगी, एकदम से स्टिफनेस कड़क हो जाएगी एकदम से बिल्कुल, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होने लग जाएगा, उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टेज कब से देखने को मिले, 10 से 30 सेकंड तक देखने को मिलती है, ठीक है। अगर इसका 10 से 23 मिनट से अगर ज़्यादा इसका टाइम इंक्रीज होने लग जाता है उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये लिखा हुआ है, इफ़ द टाइम इज विल बी इंक्रीज द पेशेंट विल बी डाई, मतलब कि अगर 10 से 30 सेकंड से अगर ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे किसी पेशेंट को 1-1.5 मिनट तक आ रहा है तो उसको क्या हम बोलेंगे कि हो सकता है उस पेशेंट की डेथ भी हो जाए लगातार कोई भी रिजिडिटी की वजह से, क्योंकि अगर मसल्स में रिजिडिटी हो जाएगी तो उसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी पेशेंट में, ठीक है। फिर आता है क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज इन फेज इज कंसिस्ट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, हाइपर वेंटिलेशन, जर्की एक्सट्रीमिटी का टाइम ड्यूरेशन 10 से 30 सेकंड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये क्या होती है, जब भी क्लोनिक फेज निकल जाता है ना उसके बाद ये क्या टोनिक फेज निकल जाता है, उसके बाद में क्या होता है, क्लोनिक फेज देखने को मिलता है, ठीक है। और क्लोनिक फेज किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल, मतलब
क्लोनिक फेज में क्या होने लग जाए, पहले रिजिडिटी थी, फिर अब क्या हो जाए एकदम से मसल्स क्या होने लग जाए, एकदम से सारी मसल रिलैक्स हो जाएगी और हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिले, क्योंकि सारी मसल अगर रिलैक्स हो गई तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होने लगे, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, हाइपर वेंटिलेशन होगा, ठीक है। और जर्की एक्शन मतलब क्या होना है, मूवमेंट होने लगे, एकदम से वो नहीं बोलते एकदम से किसी को तान आती है तो वो एकदम से हिलने लग जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होने लग जाए, पूरी बॉडी में जो क्या होने लग जाए, जर्की मूवमेंट होगा, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन 10 से 30 सेकंड का होता है, ठीक है। फिर आता है रिकवरी फेज। After the clonic phase, patient with the go inside the recovery phase may take the several hours, 5 to 6 hours. The patient completely go in sleep condition. क्या होता है रिकवरी फेज में, क्या होता है, ये आती है आफ्टर द क्रोनिक फेज के, क्योंकि क्लोनिक फेज में क्या होता है एकदम से मसल रिलैक्स होगी तो उसकी उस वजह से क्या होना, पेशेंट क्या होने लग जाता है, रिकवरी फेज में जाएगा तो वो बहुत टाइम तक नींद निकालेगा, उसको खुद को वो स्लीपिंग की कंडीशन में चला जाएगा, 5 से 6 आवर वो क्या सो गया, तो क्या होता है कंप्लीटली स्लीप कंडीशन आती है। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप क्या होता है सीजर का, अब्सेंट सीजर, उसको हम पेटिट माल सीजर भी बोलते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड पेटिट माल सीजर, ऑल्सो टाइप ऑफ द सीजर एंड ब्रीफ सीजर। मतलब क्या होता है ब्रीफ सीजर किसको बोलेंगे, जैसे आपने देखा था कोई भी वीडियो चल रहा होता है एकदम से अपन पॉज करते थे, फिर देख वापस 1 सेकंड के बाद में वापस चलाते हैं, वापस चलने लग जाता है, वैसी कंडीशन आती है कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल है, दैट में हम इसको पहले पढ़ लेते हैं देन उसके बाद समझेंगे। Last second in the individual or may not be conscious, it may be present in the children, no loss of any changes of muscle tone, seizure may occur several time during a day and victim repeated daydream। मतलब क्या होता है इसमें, जैसे कि क्या हो गया, किसी भी वीडियो को हम पॉज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जैसे हम चलाएंगे तो वापस चलने, तो सेम वे एक कोई भी पर्सन है, बच्चा है, ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है पेटिट माल सीजर और एब्सेंट सीजर। इसमें क्या होने लग जाए, सीजर एक्टिविटी नहीं आएगी पर क्या होगा, बार बार वो अपने पलके झपकाएगा, कोई भी थंब रोटेटिंग कर, एकदम से थंब को हिलाते नहीं बच्चे वैसे हिलाएंगे, और एकदम से जैसे सीजर एक्टिविटी आएगी बच्चा एकदम से जो भी काम कर रहा है वो एकदम से रुक जाएगा, ठीक है, एकदम से जस्ट 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड के लिए एकदम से पॉज होगा, देन वापस क्या होगा वो अपना काम करने लग जाएगा। तो वही कंडीशन है कि भाई एकदम से बच्चा अपने जो भी काम कर रहा है वो एकदम काम करते करते एकदम से रुक जाएगा, और फिर बार बार पलके मतलब जो अपनी आँखों की जो पलकें होती है आइल्स वो झपकाएगा, ठीक है। और उसके बाद अलावा जो हाथ के जो हैंड जो थंब का मूवमेंट है वो कंटिन्यूस करता रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होता है, ठीक है, पर बच्चा एकदम से क्या कैसे डे ड्रीमिंग में चला जाता है, और ये कई बार देखने को मिलता है एक दिन में। फिर आता है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में जो मसल्स है उनका मसल टोन इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मायोक्लोनिक्स। देन आता है एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर क्या होता है, ड्रॉप अटैक। ए मीन्स आता है अब्सेंस, और टोन का मीन्स होता है टोन, मसल टोन। तो मसल अब्सेंस कब होगा, जब एकदम से मसल का टोन अब्सेंट हो जाएगा, फिर बिल्कुल ही हो जाएगा, तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या होने लग जाता है, सडनली वहाँ पे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि मसल टोन बिल्कुल गायब हो जाता है, मसल टोन बिल्कुल अब्सेंट रहता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट नीचे गिरने के चांसेस हो सकते हैं, उसको इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑल्सो इज अ ड्रॉप अटैक। मतलब ड्रॉप अटैक मतलब एकदम से गिर जाना पेशेंट का, ठीक है। और सडनली मसल टोन इज रिलैक्स। एटोनिक से सडनली मोमेंट्री होता है, विक्टिम फॉल रिजल्ट में भी सीजर, कि जब भी पेशेंट को सीजर आएंगे तो एकदम से पेशेंट गिर जाएगा, ठीक है, और उसका मसल टोन रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकेंड टाइप आता है। फर्स्ट देखा था जनरलाइज। जनरलाइज के अंदर हमने 4 टाइप देखे थे। उसके बाद हम देखेंगे पार्शियल, लोकल, ठीक है, और फोकल सीजर, ठीक है। तो पार्शियल इसमें 1 हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द कंटेस्ट। तो मैं आपको सुपरफिशियल से बता देती हूँ कि जो भी पार्शियल सीजर है, ठीक है, और नॉन फोकल सीजर है वो क्या होता है, जैसे जनरलाइज सीजर पूरे ब्रेन में देखने को मिल रहा था, वैसे क्या होगा जो पार्शियल सीजर है वो पर्टिकुलर जैसे लेफ्ट या फिर राइट साइड में एक पर्टिकुलर पार्ट में ही देखने को मिलता है, तो ये होता है फोकल सीजर, ठीक है। तो जैसे ही उसका फंक्शन, उस पार्ट के जो पार्ट इन्वॉल्व है, जो लोब इन्वॉल्व है, उसका फंक्शन ही डिस्टर्ब होगा इस चीज़ में, ठीक है। तो सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द लोब में बी अफेक्ट, पर्सन रिमेन द कॉन्शियस। मतलब क्या होता है, जैसे डायग्राम के थ्रू, तो इसमें 1 पार्ट का क्या हो रहा, जो एक स्मॉल पार्ट है वही अफेक्ट है, तो उसके क्या होता है, जो भी उस लोब के जो फंक्शन होंगे वो ही अफेक्ट होगा। पूरा जो पेशेंट क्या होगा, अवेयर रहेगा, उसको कॉन्शियसनेस रहेगी, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, द लार्ज पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर देन द सिंपल द पर्सन में भी लॉस ऑफ। मतलब क्या होगा, इसमें लार्ज पार्ट अफेक्ट रहेगा, ठीक है। पार्शियल सीजन में तो क्या होगा, इसका हाफ का ये पोर्शन अफेक्ट था, ओनली ये है, ठीक है।
तो यही फंक्शन लॉस होंगे। पर इसमें क्या होगा, जैसे इसमें एक लोब पूरा अफेक्ट हो जाएगा तो उसमें क्या होने लग जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी डिक्रीज होने लग जाएगा। फिर आप देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी कि क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है इसमें, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। किसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर हमने देखा था, कोई भी न्यूरोट्रांसमिटर हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है, इंजरी हो गई, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, कंजेनाइटल हो गया, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, हाइपरपायरेक्सिया। तो उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, जो न्यूरोनल जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो इंटीग्रिटी है वो अल्टर होने लग जाएगी, ठीक है। तो जो न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन कैसे, मतलब जैसे ये हो गया, ठीक है, पोस्ट, फिर वापस ये आ गया डेंड्रोइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी एक्टिविटी है, जो इंटीग्रेट, जैसे बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, वो यहाँ आके जो बीच का जो स्पेस होता है यहाँ आके क्या होने लग जाएगा, वो एक साथ इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो जो उसकी सेल की जो फायरिंग होती है ना, उसकी जो तो सेल बिगिन फायरिंग इन द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड एप्टीट्यूड। जो वहाँ का जो सेल का जो जैसे वही है ना कि भाई एक दूसरे रिसेप्टर पे जो न्यूरॉन होगा वो उसके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। पर जब वहाँ पे क्या होगा, जैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होने लग जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटेंसिटी है डिस्चार्ज की वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, ठीक है, अपन एग्जाम्पल तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर आ गए, ठीक है, तो वो यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो क्या होगा, जब डिस्चार्ज होंगे ना, वो बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिलीज होने लग जाएंगे, तो उनका क्या होगा, इम्बेलेंस हो जाएगा। जो एक्सक्रीटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या, उसमें उन दोनों में क्या देखने को मिलेगा, इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, सीजर आएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या आता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होने लग जाएगा, जो इंटेग्रिटी है न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन की वो अल्टर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सेल फायरिंग करने लग जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड और जो फ्रीक्वेंसी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी है न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्चार्ज होने की या रिलीज होने की वो क्या होने लग जाएगी, इम्बेलेंस होने लग जाएगी और वापस से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सीजर एक्टिविटी को देखने होगा। फिर आता है इसमें साइन एंड सिम्टम, टेम्परेरी कन्फ्यूजन। जो भी सीजर का पेशेंट है, एकदम से जैसे ही वो बाहर निकलेगा, सीजर की जो एक्टिविटी है, ठीक है, एकदम से जब से नींद लेके एकदम से स्लीप की कंडीशन, क्योंकि 5 से 6 आवर वो क्या करता है, नींद निकालता है, ठीक है, स्लीपिंग कंडीशन में होता है कम्प्लीटली। तो जैसे ही उससे बाहर आएगा तो उसको एकदम से वो पेशेंट क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्या हुआ था पहले, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। स्टेलिंग स्पेल, तो एकदम से स्लर्ड स्पीच में बोलने लग जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज। तो इसमें क्या होगा, पर्सन क्या होने लग जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियस, उसका कॉन्शियस लॉस हो जाएगा, वो अवेयरनेस नहीं होगी उसमें, ठीक है। और जर्की मूवमेंट होगा आज, क्योंकि जो भी सीजर का पेशेंट है एकदम से क्या उसमें क्लोनिक फेज में क्या होने लग जाएगा, उसका जर्की मूवमेंट होगा आर्म्स और लेग्स में, ठीक है। और उसके जो बॉडी मूवमेंट है और फंक्शन और बिहेवियर है वो भी एकदम से चेंज हो जाएगा पर्सन का। फिर नेक्स्ट देखेंगे फ्लैटिंग नमनेस ऑफ द पार्ट ऑफ द, मतलब जो कि पूरी बॉडी में नमनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो मेमोरीज का विजुअल चेंज, क्योंकि एकदम से हेलुसिनेशन रहेगा तो विजुअल चेंजेस देखने को मिलेगी और मेमोरी लॉस देखने को मिल सकती है। फिर आता है डिजीनेस एंड लाइटनेस। तो क्या होगा, एकदम से पेशेंट टाइट, उसकी चेस्ट में टाइटनेस फील होगा और डिजीनेस फील होगा, उसको चक्कर जैसे आने फील होंगे। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिसके थ्रू हम सीजर का पता लगा सकते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पहले कि पहले कभी सीजर आया है नहीं आया उसके, ठीक है। देन उसके बाद में पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री देंगे। फिर आता है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन बता सकते हैं कि ओरा की कंडीशन में पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसमें सीजर एकदम से जर्की मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर हमें EEG का मीन्स होता है इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफी, मतलब क्या होना, जो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हम क्या, जैसे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ECG से देखते हैं, वैसे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए हम इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक्सरे और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। हम एक्सरे करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उसमें कोई भी अगर इन्फ्लामेशन या फिर कुछ भी अलग कंडीशन हो रही है, फिर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है या फिर कोई नर्वस सिस्टम में डैमेज है तो वो देखने को मिल सकता है। फिर सेरिब्रल एंजियोग्राफी करेंगे कि वहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई की कमी तो नहीं हो रही। फिर CT स्कैन और MRI और लंबर पंक्शन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, कार्बामिज़ापाइन, ये ड्रग्स होती है जो हमें क्या करते हैं, सीजर के जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने देते हैं, ठीक है। कार्बामिज़ापाइन देते हैं, पेंटाथोनिक देते हैं और डोर्जिपाम, फिनोबार्बिटोल देते हैं। ये आती है ड्रग्स जो क्या होता है मेनली यूज़ की जाती है सीजर के पेशेंट में,
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या देंगे। सपोर्टिव मीन्स के उस सीजर के पेशेंट को क्या सपोर्ट करेंगे। जैसे उसको सीजर आ रहा है तो हो सकता है वो नीचे, हो सकता है क्या वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उसमें और उसका जो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होना, एकदम से स्टिफ होने लग जाएगी उसकी मसल, तो क्या होगा, जो भी कपड़े हैं वो एकदम से टाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका पेशेंट का जो एयरवे है वो ब्लॉक हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इंजरी से और उसका एयरवे भी मेंटेन करेंगे। ये होता है सपोर्टिव मैनेजमेंट। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोसिस है जो सीजर में बनते हैं। फिर आता है, सबसे पहले आता है इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। मतलब उसका क्या होगा, सीजर का पेशेंट है तो उसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका एयरवे क्लियरेंस इनएफेक्टिव हो जाएगा, तो रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। फिर सेकंड आता है रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू लेवल ऑफ, उसको इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाता है। फिर पेन देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी बॉडी में एकदम से पेन देखने को मिलेगा कहीं भी, ठीक है। फिर आता है नॉलेज डेफिशिएंट, पेशेंट को नॉलेज नहीं है उस डिजीज कंडीशन के बारे में या फिर उसके रिलेटिव को, तो उसको नॉलेज डेफिशिएंट। फिर आता है फिफ्थ एंजाइटी, पेशेंट सीजर का पेशेंट उसको एंजाइटी देखने को मिलेगी, तो ये एक तरह से डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। तो इसमें आप इसमें लिख सकते हो इंटरवेंशन में कि भाई प्रिवेंट करेंगे हम पेशेंट को, ठीक है। कोई भी माउथ में कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे वो नहीं रखेंगे, और ठीक है। और कोई भी बहुत हार्डली जो अपन, ऐसा नहीं हो गाँव में क्या होता है कि एकदम से कोई भी सीजर का पेशेंट आ रहा है तो उसमें क्या होने लग जाएगा, कोई जो हार्ड ऑब्जेक्ट है वो एकदम से उसकी जो धातु जो टीथ है उन दोनों के बीच में एकदम से खोलने की कोशिश करेंगे वो। और फिर आता है कोई भी अपन क्या कर सकते हैं, उससे एयरवे को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, लेटरल जो साइड पोजीशन होती है वो दे देंगे, ताकि उससे क्या हो, जिसका जो हेड होगा वो लेटरल साइड में, ताकि जो उससे जो भी स्लाइवा वगैरह है, जो भी फूड कंटेंट है वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, ठीक है। और उसको पेशेंट को रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है तो उसको क्या एकदम से क्लीन सरफेस पे उसको रखेंगे, ठीक है। और उसको अगर वो बेड पे है तो उसके जो साइड रेल है वो अप कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद में उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को रिगार्डिंग के भाई सीजर एक्टिविटी में ये प्रिकॉशन रखने होते हैं, ठीक है। अगर ये इस कंडीशन में ऐसे पूरा जो है वो थ्योरेटिकल करेंगे, ठीक है। और उसको सपोर्टिव जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। आज का ये मेरा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।